हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले की वीडियो में हमने हिस्ट्री के प्रश्नों किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पुराणों में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिसका नामकरण प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन जन भरत के नाम पर किया गया। विष्णु पुराण में समुद्र यानी हिंद महासागर के उत्तर व हिमालय के दक्षिण स्थित देश को भारत एवं उसके क्षेत्र के निवासियों को भारतीय बताया गया है। किसमें? विष्णु पुराण में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन सी, यूनानी भाषा से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य सिंधु यानी इंडस नदी के आसपास का क्षेत्र है। रोमवासी इस नदी को इंडस एवं उसके पूर्व स्थित भूभाग को इंडिया नाम से पहचानते थे। पारसियों ने सिंध नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, पारसियों ने सिंध नदी को हिंदू और इस प्रदेश को क्या नाम दिया था, यानी भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात 7वां स्थान है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये ध्यान रखिएगा, भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भी ध्यान रखिएगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और 7वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती हैं? तो ऑप्शन सी 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तथा भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। लेकिन इनमें से 2 राज्य मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिनमें से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा भी जाती है और मानक समय रेखा भी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्क रेखा की बात करें तो ये 8 राज्यों से कौन कौन से इसका नाम ध्यान रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
मानक समय रेखा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन पांचों राज्यों का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है। पूर्वी बिंदु पूछ रहा है तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल है। कौन सा है? इंद्रकौल सबसे उत्तरी बिंदु है। कहाँ पे है ये? लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी होगा, लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है तो ये ग्रेट निकोबार में है, और मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी है। ठीक, पूर्वी बिंदु की बात करें कौन सा है तो किबथू। किबथू जो है आपका कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ये कौन सा बिंदु है तो आपका पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर मोता या गुहार मोती, ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। गौर माता या गुहार मोती ये गुजरात में है और ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, तो पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत का कुल देशांतरी विस्तार है कितना है? भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अतः भारत का देशांतरी विस्तार कितना है तो टोटल कितना है तो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? भारत की संपूर्ण तटीय सीमा पूछ रहा है, तट से कितनी सीमा लगती है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, भारत की अगर कुल सीमा पूछे, कुल सीमा यानी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों मिलाकर कितना है तो 22,716.61 किलोमीटर है टोटल सीमा। इसमें अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। तटीय सीमा कितना है तो 7,516.6 किलोमीटर, ये क्या आपका तटीय सीमा है। टोटल कितना है तो 22,716 है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा अगर अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को छोड़ दिया जाए, मुख्य भूमि का अगर से पूछा जाए तो कितना है तो 6100 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अलग से प्रश्न बनता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर टोटल पूछा जाए अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर तो 7516। ठीक, नेक्स्ट, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो महाभारत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3800 से 4200 मीटर है। मध्य हिमालय के मध्य एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में से धौलाधर कहा जाता है, उत्तराखंड में से क्या कहा जाता है नाग टिब्बा कहा जाता है, और नेपाल में क्या कहा जाता है इसे महाभारत कहा जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय को। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? इंपॉर्टेंट है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। ऑप्शन डी। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये चारों राज्य हैं किससे सीमा बनाते हैं तो ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, मेघालय जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये चारों राज्यों का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत कौन से कटिबंध में है? भारत कौन से कटिबंध में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा से उत्तरी भाग क्या आपका शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि कर्क रेखा से दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। देखिए, अगर हम बात करें कटिबंध की तो ये आपका मान लीजिए ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा है।
इसके ऊपर यहाँ पर कहाँ कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा, नीचे आपका क्या है, मकर रेखा है। तो ये जो भाग होता है और ये वाला, ये क्या है आपका उष्णकटिबंध होता है, ठीक है, उष्णकटिबंध होता है। उसके ऊपर आपका 66.5 डिग्री जाएंगे तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, ये क्या होता है आपका शीतोष्ण होता है, ठीक है, शीतोष्ण होता है। और उसके ऊपर क्या होता है, ये आपका शीत कटिबंध होता है, ठीक है। तो भारत जो है आपका उष्ण में भी है और शीतोष्ण कटिबंध में भी स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी हिमालय नदी तंत्र का भाग है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियों की, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियां हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी तट के पास है, प्रायद्वीपीय नदियों के पानी को बांटने का कार्य करती है, जिससे यह पानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बट जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम था? किस नदी का प्राचीन नाम शतुद्री था? तो ऑप्शन डी सतलज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंच नद यानी नदियों के प्राचीन नाम निम्नलिखित हैं। झेलम, इसका प्राचीन नाम क्या था? वितिस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी, कई बार एग्जाम पूछा गया है ये। रावी का परुशनी और व्यास नदी का विपाशा नदी और सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो शतुद्री। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल झील से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल झील से होता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दमचौक से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो श्लोक, गिलगित, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये किसकी सहायक नदी हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट, श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम पर श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी भारत तथा पाकिस्तान की सीमा बनाती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। झेलम नदी भारत तथा पाकिस्तान की भी सीमा बनाती है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा ये झेलम की सहायक नदी है। झेलम अनंतनाग एवं बारामूला के बीच नौगम में है। पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। जो ये झेलम नदी है ये पाकिस्तान में किससे मिलती है? तो चेनाब में मिल जाती है। नेक्स्ट, झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो कश्मीर घाटी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर घाटी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से यह निकलती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। प्राचीन समय में भारतीयों ने झेलम को वितिस्ता कहा है और यूनानियों ने इसे हाइडे स्पीच कहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी चिनाब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। चिनाब की लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। जो आपका चिनाब नदी है ये चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से यह बनती है, ठीक। नेक्स्ट, पटकई बुम की पहाड़ियां स्थित है।
पटकाई बुम की पहाड़ियां स्थित है, ये कहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। महान हिमालय की पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम की पहाड़ियां कहा जाता है। पटकाई बुम भारत के पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। ये पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, महाराणा रणजीत सिंह बांध कहा जाता है। महाराणा रणजीत सिंह बांध को किस नाम से जाना जाता है, तो थीन बांध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीन बांध को महाराणा रणजीत सिंह बांध भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर यह स्थित है। ये जो बांध है थीन बांध, ये जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर स्थित है। थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इससे पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। नेक्स्ट, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, केरल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो पेरियार नदी को केरल की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी को केरल की गंगा भी कहा जाता है। पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की बांध स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, इडुक्की बांध जो है किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर स्थित है केरल में। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से है। ठीक है, पेरियार नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से है। यह केरल व तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा स्थित है, कौन सा प्रयाग, तो देवप्रयाग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। देवप्रयाग से ही गंगा निकलती है। ठीक है, देवप्रयाग से ही गंगा निकलती है। पंचप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। विष्णु गंगा धौली गंगा और अलकनंदा से मिलने से विष्णु गंगा, नंद प्रयाग आपका अलकनंदा व नंदाकिनी के मिलने से, कर्णप्रयाग अलकनंदा व पिंडार नदी से, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी के मिलने से, और देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के मिलने से। कौन सा प्रयाग, तो देवप्रयाग। और यहीं से जो है भागीरथी जो नदी है उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी यहीं से निकलती है। गंगा का नाम गंगा देवप्रयाग से ही पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फरक्का पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा आपका हुगली पश्चिम बंगाल में और दूसरा आपका पद्मा, ये कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो गंगोत्री हिमनद। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। करा कौन सा जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए महानदी। महानदी आपका जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये जो है आपका कहाँ पे गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। माही, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ अपना जल अरब सागर में प्रवाहित करती हैं। महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में महेंद्रगिरी पर्वत में स्थित एक कुंड से हुआ है। महानदी का उद्गम आपका कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ के महेंद्रगिरी पर्वत में। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, महानदी। देखिए, बात करें अगर हम पश्चिम की ओर जो ये नदियां बहती हैं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है पश्चिम की ओर बहने वाली,
तो यानी अरब सागर में गिरने वाली, तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। और ये जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं किसका निर्माण करती हैं, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यानी नर्मदा, माही, ताप्ती ये सब किसका निर्माण करती हैं, तो ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए आ गया प्रश्न, तो नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर, यानी जो अरब सागर में जाके गिरती है। तो ऑप्शन डी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों से बहती। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों से। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है आपका नर्मदा नदी। ठीक, अगला है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा माही नदी। ऑप्शन बी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगर हम बात करें भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका कांगो नदी है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप की नदी है कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अगर पूछा कर्क रेखा को तो माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। ठीक, नेक्स्ट, भारत की सीमांत लंबाई है, भारत की सीमांत लंबाई कितनी है, तभी हमने पीछे पढ़ा था। ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर लगभग। देखिए सीमांत लंबाई यानी स्थलीय सीमा की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा हमने पढ़ा था जिसमें 22,716.61 किलोमीटर, और इसमें तटीय सीमा कितना है, तो 7,516 किलोमीटर। ये ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा, तो ऑप्शन सी चिनाब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने अभी पीछे हमने बताया था ना कि चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनती है चिनाब नदी। नेक्स्ट, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया प्रश्न है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में है ये, तो ये मेघालय में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। जनजातियों के निवास करने के आधार पर इन पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है। ध्यान रखिएगा ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये जो है जनजाति भी हैं। ठीक, शिलांग पठार पूर्वोत्तर भारत में हिमालय राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। जो शिलांग पठार है ये पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में यह स्थित है। इस पठार की दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं क्रमशः गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ बनाती हैं। नेक्स्ट, भारत में कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है। इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील किस राज्य में है, मैंने बताया भी है मणिपुर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। इस झील में स्थित द्वीपों को फ्यूमिड कहा जाता है। इस झील में स्थित द्वीपों को फ्यूमिड कहा जाता है। लोकटक झील में कैबुल लामजाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोकटक झील में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क है, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। ठीक है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है कैबुल लामजाओ, और ये लोकटक झील में है मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगला है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सतलज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय का भाग क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य भाग को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। माना एवं नीति कौल द्वारा यह भाग तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अगला, हिमालय का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा भाग है।
हिमालय का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमायूं हिमालय स्थित है। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। देखिए, नेपाल हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी? तो काली नदी से तीस्ता नदी तक है नेपाल हिमालय का विस्तार। नेक्स्ट, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के तट पर बना है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर यह बना है टिहरी बांध। अगला है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? जो भारत का उत्तरी मैदान है किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गंगा नदी, सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। एक है आपका पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा आपका असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चौथा आपका राजस्थान का मैदान। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान 3 नदी प्रणालियों से बना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा यह बना है, 3 नदियों के द्वारा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी। अगर सबसे लंबी पूछा होता, ध्यान रखिएगा सबसे लंबी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, लेकिन यहाँ पे ऊंचा पूछा है तो हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। देखिए, लंबी में पूछा जाए तो तीसरे नंबर पे है। मैंने बताया था सबसे लंबी कौन सा है, तो आपका एंडीज पर्वत सबसे लंबी है, ये दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद बात करते हैं तो रॉकीज है उसके बाद, और उसके बाद हिमालय। लंबाई में आपका हिमालय तीसरे स्थान पर है। उसके बाद आपका चौथे स्थान पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तिब्बत में से चोमालुंगा कहा जाता है। चोमालुंगमा कहा जाता है किसे? तो आपका हिमालय को। नेक्स्ट है, शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? शेषनाग तथा वेरीनाग झील किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन बी, जास्कर श्रेणी में। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। यह नदी वुलर झील से निकलने के बाद मुजफ्फराबाद से मंगला तथा भारत पाक की सीमा के समानांतर बहती है। झेलम पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, झेलम जो है कहाँ पे? तो आपका झंग के निकट चिनाब नदी में मिलती है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है? करा कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है? तो ऑप्शन सी, अन्नपूर्णा। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में नहीं है। बाकी बंदरपुछ, त्रिशूल, नंदा देवी ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अन्नपूर्णा नहीं है। महान हिमालय पर स्थित पर्वत शिखर में उत्तराखंड में आपका बंदरपुछ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री, पंचाचूली, कूटी, सागटांग स्थित है। ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड में। यह पर्वत शिखर समूह भागीरथी, अलकनंदा, पश्चिमी धौली, पूर्वी धौली तथा गौरी गंगा से निर्मित अनुप्रस्थ घाटियों द्वारा एक दूसरे से पृथक भूदृश्य बनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7817 मीटर है। उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये। इसका शैल क्षेत्र गढ़वाल के
चमोली जिले के अंतर्गत 50 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। नेक्स्ट, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित जम्मू बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए चिनानी नौसरी सुरंग। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चिनानी नौसरी सुरंग या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या श्यामा सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती है। इसका कार्य वर्ष 2011 से प्रारंभ हुआ तथा उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 में किया गया। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा पूछ रहा विश्व का कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5500 मीटर है। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है जो भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो बनिहाल दर्रा ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए बनिहाल दर्रा। बाकी बारालाचा दर्रा ये मनाली को लेह से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा ये रावी नदी का उद्गम स्थल है, रोहतांग दर्रा। अगला, नाथुल्ला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी, नाथुल्ला दर्रा भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुल्ला दर्रा सागर स्तर से 4310 मीटर की ऊंचाई का यह दर्रा रेशम मार्ग की एक शाखा रहा है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे पुनः खोला गया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। कौन सा द्वीप है ये? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप में सोनवाल जनजाति निवास करती, इंपॉर्टेंट है ये। इस द्वीप में जो है सोनवाल जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी। इंद्रावती नदी दंडकारण्य पठार की प्रमुख नदी है। यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे जो है भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है किसे? तो चित्रकूट जलप्रपात को। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी किसकी है? तो गुजरात की है। ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर है। भारत के तट पर नर्मदा, ताप्ती, माही तथा गुजरात के तट पर नर्मदा, ताप्ती, माही तथा साबरमती नदियां उपजाऊ भूमि का निर्माण करती हैं। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर मैंने बताया था अभी। और अगर टोटल पूछा जाए तो कितना है? तो आपका 7516.6 किलोमीटर टोटल है। मुख्य भूमि का 6100 है। सबसे लंबी किसकी है? तो गुजरात की। अगर सबसे छोटी तटरेखा पूछा जाए तो गोवा की सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, कांडला कैसा है तो ज्वारी बंदरगाह है। यहाँ नमक तथा सूखे मेवे का निर्यात होता है। अगला, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। भारत का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है तो न्यू मंगलोर बंदरगाह को भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है भारत में तो कर्नाटक में होती है। न्यू मंगलोर को भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह की बात करें तो ये विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह है। विश्व का अगर पूछे कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है तो सेंटोस बंदरगाह, और ये कहाँ पे है तो ये ब्राज़ील में। और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पे होती है तो ब्राज़ील में होती है। विश्व में आपका जो है सर्वाधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में, और भारत में कहाँ पे होता है तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फजेंटा कहा जाता है। ठीक है, फजेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे आधुनिक है ये। ऑप्शन ए। नाहवा सेवा बंदरगाह, इसे नाहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया। इसे क्यों बनाया गया तो बम्बई जो आपका मुंबई बंदरगाह है उसके भार को कम करने के लिए। यह भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। अगला है, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, कई सारे एग्जाम पूछा गया है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है तो शरावती नदी पर स्थित है ये। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरावती नदी। गोवा से न्यू मंगलोर तक का तटीय मैदान कर्नाटक का तट कहलाता है। कर्नाटक के तट पर शिमोगा जिले की शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। यह जलप्रपात सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो इसी तरह हम कई सारे प्रैक्टिस शूट करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी, और कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो बैरन द्वीप है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ यह हवाई द्वीप पर है। यहाँ नारकोंडम नामक द्वीप पर 2 सुसुप्त ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है, उसे जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन सी, किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की दशाओं का औसत क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। किसी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अल्पकाल की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उसे क्या कहते हैं, मौसम उसे मौसम कहा जाता है। और जो लंबे समय की मौसम की दशाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। वायुदाब को मिलीबार में नापा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वायुदाब को जो है मिलीबार में नापा जाता है, और किससे नापा जाता है तो बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुदाब किससे नापा जाता है तो बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, ये पूछा गया है ये, तो ऑप्शन डी, अरबी। ऑप्शन डी, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द की मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है तो मानसूनी है। वस्तुतः अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के पवनों द्वारा भारत की जलवायु प्रभावित होती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ
माना जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत की जलवायु कैसी है? तो ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है और जलवायुवीय तत्वों के वितरण पर भारत की कर्क रेखा पर अवस्थिति और यहाँ के स्थल रूपों का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हिमालय श्रेणियाँ और हिंदुकुश मिलकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों की उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन सी, 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। समुद्री तटीय भागों और थार के मरुस्थल में तापमान की वार्षिक रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट में ध्यान रखें, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? इंपॉर्टेंट है, मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? तो ऑप्शन ए, गेहूं। ऑप्शन ए, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी चक्रवातों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। मावठ की वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। रबी की फसल या फसल समानता अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है तथा अप्रैल माह के में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ हो गया आपका, चना, मटर, सरसों, राई, ये सब रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान पर क्या परिवर्तन होता है? तो वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि दक्षिण भारत में समकालीय प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है? सामान्य होता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में यह दिन सबसे लंबा व रातें सबसे छोटी होती है। ये पूछा जाता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत होता है इस दिन। ठीक। अला, भारत में वर्षा ऋतु का काल है। भारत में वर्षा ऋतु का काल क्या है? तो मध्य जून से अगस्त। ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से अगस्त तक होता है। इस समय उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। अगला, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। कहाँ पे होती है सबसे पहले वर्षा? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। ऑप्शन बी, अरब सागर से सबसे पहले वर्षा तो यही होगी ना, यानी ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट पे। अगला है, देखते हैं यहाँ पे, अरब सागर की पहली शाखा पश्चिमी घाट की 900 से 200 मीटर की ऊंचाई वाले भागों से टकराती है तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर भारी वर्षा करती है। अरब सागरी मानसून की सबसे पहली वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर होती है। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भाग में यह शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है? तो ऑप्शन सी, सितंबर से अक्टूबर। ऑप्शन सी, शरद ऋतु की अवधि सितंबर से अक्टूबर तक होती है। यह मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को
मानसून का निवर्तन कहा जाता है। दिन के समय उच्च तापमान व रात्रि में कम तापमान इस ऋतु की विशेषता होती है। ठीक है, शरद ऋतु की। नेक्स्ट, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो ऑप्शन डी 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। भारत का वार्षिक वर्षा औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपका मानसून में कितना? 1300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है तथा थार के मरुस्थल जैसलमेर में केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, भारत में वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से सितंबर तक रहता है। नेक्स्ट, सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी मृदा का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंट बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग किस मिट्टी का किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा शुष्क होने पर अत्यधिक कठोर हो जाती है। ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है ये मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा। पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है। पीट मृदा मुख्यतः कहाँ पे? तो केरल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। मिट्टी की ऊपरी परत पर वनस्पति की परत जमी रहती है जिसे पीट कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत पर वनस्पति की परत जमी रहती है जिसे क्या कहते हैं? पीट कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इस मृदा के ऊपरी भाग पर वनस्पति के जीवाश्म किण्वन के रूप में जमा रहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंग की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अगला है, काली मृदा नहीं पाई जाती है। काली मृदा नहीं पाई जाती है, कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो केरल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी। भारत में काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिम गुजरात, उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि केरल में लेटराइट मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य फैली हुई है। और जो काली मृदा है किसके लिए उपयोगी होती है? ये कपास के लिए उपयोगी होती है। इसलिए कौन सी मृदा कहते हैं इसे? कपासी मृदा कहते हैं इसे। और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती है? लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो ये असम में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी। लाल मृदा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड के संथाल परगना, मिजोरम तथा त्रिपुरा में पाई जाती है। असम में आपका कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। कौन सी? लाल मिट्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? अभी मैंने बताया था ये। ऑप्शन सी, काली मिट्टी में इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान की अपक्षय व अपर्दन से हुआ है। इंपॉर्टेंट है। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से हुआ है। इस मृदा में सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण यह कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। इसलिए इसे काली या कपासी मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है, चाय, कॉफी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। चाय, कॉफी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो आपका हो जाएगा लेटराइट मृदा। ऑप्शन बी। लेटराइट मृदा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है।
अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निक्षालन अधिक होता है, अतः यह सामान्य फसलों के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसलिए लेटेराइट मृदा में रोपित फसलें जैसे कॉफी तथा मसालों की खेती की जाती है। अगला, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1855 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर की गई थी। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से जूट उत्पादित होती है। अगला, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए 24 जुलाई 1991 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की 24 जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी की सहायता से, सही है ये। भिलाई आपका रूस की सहायता से बना था। दुर्गापुर स्पेन की सहायता से, गलत है। बोकारो आपका रूस की सहायता, सही है। तो ऑप्शन सी, ये जो दुर्गापुर इस्पात केंद्र है, ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उद्योग वर्ष 1962 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। जो आपका बोकारो है, बोकारो संयंत्र झारखंड में वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी अगर बात करें भिलाई की तो रूस की सहायता से, राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से। अगला, निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। कौन सा जो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? तो निजी क्षेत्र के उद्योग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित, ये तो जो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। अगला, खनिज आधारित उद्योग कौन से? खनिज आधारित तो आपका लोहा भी है, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के खनिज आधारित उद्योग लौह इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, पेट्रोलियम आदि प्रमुख हैं। अगला, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पे? तो आपका ऑप्शन ए श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है, ध्यान रखिए, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के बाद दूसरा क्या है? उत्पादक राष्ट्र है। अगला, कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विकास कौन से देश में हुआ है? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी। कागज निर्माण की विधि का विकास सर्वप्रथम 300 BC में चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रथम कारखाना 1716 ईस्वी में चेन्नई, तमिलनाडु में खोला गया। आधुनिकतम कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना 1812 में श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में की गई थी। अगला, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। ऑप्शन ए। उड़ीसा भारत का 50.85% से अधिक लोहा पैदा करके प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का उत्तम लोहा मिलता है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन वाले राज्य घटते हुए क्रम में आपका उड़ीसा पहले स्थान पे, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड है। सर्वाधिक संचित भंडार की बात करें, यानी भंडार कहाँ पे सर्वाधिक? तो कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले जिले हैं। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले कौन से हैं? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। भारत में मैग्नीज धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में 38%, महाराष्ट्र में 24%। भारत में आधे से अधिक मैग्नीज उत्पादन करते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैग्नीज क्या है? एक लौह पूरक धातु है। इसे सभी उद्योगों का गुलाम कहा जाता है। इसके मिश्रण से बिना इस्पात का निर्माण संभव नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? बॉक्साइट का पूछ रहा कौन सा प्रमुख खान है? तो ऑप्शन डी, लोहरदगा। ऑप्शन डी। देखिए,
अगर हम बात करें जावर, जावर ये कौन सी खान है? ये तो जस्ते की खान है। खेतड़ी कई बार पूछा गया, राजस्थान में है, ये किसका है? तो तांबे का है ये, ठीक है, तांबे की खान है। बॉक्साइट खनिज की प्रमुख खान पलामू का लोहरदगा, बगडू पहाड़ झारखंड के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का 5वां स्थान है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है एवं इसकी उत्पत्ति का संबंध लेटेराइट चट्टानों से है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारत पहले स्थान पर है, ऑप्शन ए। भारत में विश्व का 60% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। अभ्रक आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की सीट के रूप में पाया जाता है। अभ्रक 3 प्रकार, एक आपका रूबी अभ्रक, मस्कोबाइट, बामोटाइट अभ्रक, ये 3 प्रकार के हैं। बामोटाइट अभ्रक मुख्य रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में पाया जाता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, भारत में पहले स्थान पर है। अगला, टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? टंगस्टन तो सर्वाधिक आपका राजस्थान में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन के मुख्य भंडार राजस्थान के डेगाना में है। या विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? चीन में। विश्व में सर्वाधिक चीन में। भारत में आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड एवं तमिलनाडु में भी पाया जाता है ये। अगला, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया था। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया था तो 1867 में माकुम क्षेत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में अधिकांश खनिज तेल भंडार का संबंध अवसादी चट्टानों से है जिनका निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। मैंने कई बार बताया है, जो खनिज तेल होते हैं किसमें मिलते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। भारत में पहली बार 1867 में असम के माकुम क्षेत्र से पहली बार तेल निकाला गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले असम में ही नहरपुंग क्षेत्र में 1866 को असफल प्रयास किया गया था। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से ऑयल इंडिया लिमिटेड व ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। अगला, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन कहाँ पे? तो आपका बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र से हो रहा है। देश के कुल खनिज तेल का उत्पादन का 60% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है बॉम्बे हाई, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत का प्रथम कौन सा था? तो ऑप्शन सी, तारापुर, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में महाराष्ट्र में सन 1969 में यूएसए के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर परमाणु विद्युत गृह मुंबई से 96 किलोमीटर दूर तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इसका निर्माण 1972 में कनाडा के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं कुद्रेमुख क्षेत्र प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। बाबा बुदन की पहाड़ी एवं कुद्रेमुख, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क उत्पादन के लिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी एवं कुद्रेमुख क्षेत्र चिकमंगलूर लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कॉफी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। कर्नाटक के बेल्लारी तथा चिकमंगलूर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा मिलता है। अगला, भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है? सीसा उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो राजस्थान, ऑप्शन ए। सीसा उत्पादन में राजस्थान राज्य का एकाधिकार है। राजस्थान में जावर, ये आपका उदयपुर में है, प्रमुख सीसा उत्पादक स्थल है। सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। अगला है, भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? तो ऑप्शन बी 54.6%, ऑप्शन बी। भारत क्या आपका कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 54.6
प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 2019-20 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान मात्र 15.96% रह गया। किसका? कृषि का। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वालरा। मैंने बताया था इसके बारे में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है, इसे झूम कृषि। श्रीलंका में इसे क्या कहा जाता है? चीना कहा जाता है, पूछा गया आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में से रोका कहा जाता है। राजस्थान में आपका वालरा या वेलरा कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। पोडू कहाँ कहा जाता है? तो उड़ीसा में पोडू कहा जाता है। अगला, भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें कौन सी हैं? तो ये सभी हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल में कौन कौन आते हैं? तो चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली आपका खरीफ की फसल है। रबी आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, राई ये है। जायद में आपका जो तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सब जायद की फसलें। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछा जाता है। अला, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, गन्ना उत्पादन में यूपी। अगला, चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय की फसल के लिए जो है तो लैटराइट मृदा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैटराइट मृदा। देखिए, इस प्रश्न थोड़ा डाउट है, क्योंकि क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो है, भूगोल की जो एनसीईआरटी है, उसमें जलोढ़ मृदा भी दिया है। ठीक है, तो उसमें जलोढ़ मृदा भी दिया है, तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वैसे लैटराइट ही माना जाता है ज़्यादातर। ठीक, सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्म है? सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्म है? तो गेहूं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं प्रमुख किस्म की बात करें तो मैक्सिकन, सोनालिका, सुजाता, लाल बहादुर, कल्याण, ये सब जो है गेहूं की क्या है, किस्में हैं। चावल के बाद यह देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं की फसल का बढ़ा। भारत में विश्व के लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है। काफ़ी चर्चा में रहे हैं अभी हाल ही में, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कॉफ़ी की किस्म है, कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका भी है, आपका लिबेरिका भी है, और रोबस्टा भी है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है, अभी हमने बताया। तो खरीफ में कौन? गेहूं। गेहूं कैसी फसल है? तो ये आपका रबी की फसल है। जो खरीफ की फसल होती है, अगर हम बात करते हैं, ये वर्षा काल की फसल है, और ये जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में से काट लिया जाता है। इसमें आपका कपास आता है, चावल, मक्का, जूट, सोयाबीन, बाजरा, ये सब खरीफ की फसल। गेहूं आपका रबी की फसल होती है। अला, निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और ये भी ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन। अगला है, और विश्व में पूछा जाए तो अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? सर्वाधिक जो है चावल की खेती होती है भारत में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चावल जो है आपका उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं। भारत विश्व का 21.2% चावल उत्पादन करता है, तथा चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर है। चीन इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है,
नेक्स्ट है कयाल क्या है, इंपॉर्टेंट है। कयाल क्या है, तो ये आपका केरल के लैगून को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है और चौड़ाई 20 से 100 किलोमीटर के बीच है। मालाबार तट पर सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट के सहारे है। इन क्षेत्रों में बलूका स्तूपों की उपस्थिति के कारण अनेक छिछले लैगून और पश्च जल निर्मित हुए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है, बेमना तथा अष्टमुडी केरल के कयाल लैगून के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल तो ये आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा एवं पंजाब नांगल में सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये किस नदी पर, सतलज नदी पर स्थित है। और इसके पीछे कौन सी झील है, तो गोविंद सागर झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये। अगला स्वर्णिम चतुर्भुज तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है सिलचर एवं पोरबंदर। ये पूछा गया प्रश्न है, सिलचर एवं पोरबंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा 3300 किलोमीटर लंबा है, जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यह मार्ग NH27 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। छपरा और गोपालगंज को कौन सा जोड़ता है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 85। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी BRO की स्थापना, तो ऑप्शन सी 1960 में BRO की स्थापना हुई थी। सीमा सड़क संगठन जिसे BRO कहा जाता है की स्थापना 1960 में हुई थी। संगठन का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी किया है। अगला दिल्ली, मुंबई व चेन्नई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं, तो NH48 से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। दिल्ली, मुंबई व चेन्नई NH48 से जुड़े हैं। NH48 भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से जयपुर तथा किशनगढ़ एक्सप्रेस वे, नेशनल एक्सप्रेस वे 1 उदयपुर से वडोदरा और बड़ौदा से बॉम्बे सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया जाता है। ध्यान रखिएगा मतलब दिल्ली से मुंबई कौन सा आपका दिल्ली से मुंबई, फिर उसके बाद चेन्नई NH48। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।